नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी जो इस चैनल से जुड़े हुए थे, वो वर्तमान में राजस्थान की विभिन्न विद्यालयों के अंदर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। उन सभी को शुभकामनाएँ। और ऐसे अभ्यर्थी जो जिनको विद्यालय अलॉटमेंट हो चुकी थी लेकिन किसी कारणवश उनकी जॉइनिंग नियुक्ति नहीं हो पाई थी, ऐसे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। वो इस इंतज़ार में हैं कि आगे क्या कुछ उनके साथ घटनाएँ हो सकती है, कैसे क्या कुछ प्रोसेस रह सकती है। और ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ पॉइंटों से रह चुके हैं, कुछ 1-2 नंबर से रह चुके हैं, वो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस चैनल से विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से हमें हमारे लिए कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन, बेहतर चीज़ें मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैं काफ़ी लंबे समय से एक्टिव नहीं था चैनल पर, आप सभी को विदित है। और मैं आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देख रहा था, जांच रहा था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाया। लेकिन उस सभी के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपको लंबा इंतज़ार मैंने करवाया, लेकिन आज पुनः हाजिर हूँ आप सभी के लिए। मैं कुछ बेहतरीन जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए उसके संबंध में बात करने के लिए। साथियों, अध्यापक भर्ती जो आपकी कंटिन्यू में फिलहाल भी कह सकते, कंटिन्यू में 2023 वाली, 22 कह सकते, लेकिन 23 के अंदर इसकी प्रोसेस कंप्लीट हुई है सारी चीज़ें। उसके अंदर आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी विद्यालयों के अंदर पहुंच चुके हैं, उनकी लगभग सेवा भी 2-3 महीने हो चुकी है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी विद्यालय अलॉटमेंट होने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिल पाना, उनके लिए बेहद कह सकते हैं कठिन भरा संघर्ष, कठिन भरा समय चल रहा है। तो उस संबंध में बात करेंगे, यानी कि यथास्थिति किस कारण से आई है, कैसे हट सकती है, आगे क्या कुछ प्रक्रियाएं रह सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपका समय बहुत कम लूंगा। नियुक्ति प्रक्रिया कब तक कैसे हो सकती है, और ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोविजनल सूची का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या हो सकता है, रिक्त पद सूची जो अभी भी पोस्टें रिक्त रह रही है उन पे क्या हो सकता है, और उसके बाद वेटिंग के बारे में क्या सूचनाएं हो सकती है। और साथ में एक कोर में पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ये पॉइंट रहेगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में नियुक्ति ले चुके हैं, पोस्टेड हैं, वर्तमान में पोस्टेड अभ्यर्थी, वो पूछ रहे हैं अगर कोर्ट में क्या कुछ डिसीजन आते हैं, उन डिसीजन का हमारे ऊपर क्या निर्णय रह सकता है। तो पोस्टेड को लेकर क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा इसके अंदर करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बारे में अपन बात करेंगे, पोस्टेड के बारे में भी बात करेंगे। क्या अगर इसमें कोर्ट के अंदर क्या डिसीजन आता है कि हम हट सकते हैं, नहीं हो सकते, ज्वाइन कर चुके उनके बारे में बात इसके अंदर करेंगे। वीडियो जरूर शेयर कीजिए, काफी दिनों बाद आ रहा हूं तो हो सकता है कि रीच नहीं हो, काफी विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाए, वीडियो शेयर कर देना एक बार। सबसे पहले यथास्थिति के लेकर स्टार्ट करते अपन, इसी पॉइंट से स्टार्ट करते। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यापक भर्ती का जब परिणाम आया, आंसर की जारी की गई बोर्ड के द्वारा, उस बोर्ड की आंसर की में जो आपने देखे कि उत्तर थे, उनको किसी भी बुक से या किसी भी सोर्स से उन्होंने माना था। लेकिन उसके बाद सेकंड फाइनल आंसर की आई, और उसमें आपने देखा होगा कि प्रश्नों के उत्तर बदल के और प्रश्न है जो डिलीट भी कर दिए गए। और इस प्रश्न डिलीट करने की वजह से क्या हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके वो प्रश्न सही थे, या तो बदल दिए गए या डिलीट कर दिए गए, जिसकी वजह से वो चयन की दौड़ के अंदर होते हुए भी वो बाहर हो गए। इस वजह से उन्होंने उचित समझा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर शरण लेना। उन्होंने शरण ली माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, उन्होंने याचिकाएं लगाई, विभिन्न जो वकीलों द्वारा याचिका दायर की गई। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई याचिकाकर्ताओं की ओर, लेकिन लंबा टाइम चलता रहा, सुनवाई पर सुनवाई होती रही। सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से वकील आते रहे, लेकिन कुछ खास लगभग हुआ नहीं। उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया थी, रिजल्ट आना, वेरिफिकेशन, काउंसलिंग एंड ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी हुई। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी बाहरी राज्यों से डिग्रियां थी, उनके वेरिफिकेशन होने थे। लेकिन किस्मत कहे तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चुनावी आचार संहिता की वजह से उनकी वो प्रक्रिया रोकी गई, उनको नियुक्ति नहीं दी गई, जिस वजह से वो रोक गए। इधर 2 महीने की डेट भी पड़ी थी इन L1 की याचिकाओं लिए, इस वजह से उनकी सुनवाई भी 2 महीने नहीं हुई। चुनाव के जस्ट बाद इनकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने में जो पहले उनके न्यायाधीश सुनवाई कर रहे थे, माननीय सुदेश बंसल जी, उनकी बैच ट्रांसफर होने की वजह से उनका केस माननीय न्यायाधीश गणेश मीणा जी के बैच में चला गया, और उन्होंने इसको फास्ट ट्रैक के रूप में ले लिया।
कोर्ट इस केस को कि भाई इसको मुझे निपटारा करना है, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के आर्ग्यूमेंट, विभिन्न प्रकार के जवाब, तर्क बोर्ड से मांगे, जिस प्रकार से याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट ने रखे थे, उसमें बोर्ड की तरफ से कोई विशेष आर्ग्यूमेंट, ठोस तथ्य नहीं पेश किए गए, जिसकी वजह से माननीय न्यायाधीश ने उचित समझा कि इसके अंदर यथास्थिति आदेश करनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे स्टे है, रोक नहीं है। देखिए, रोक कहिए, स्टे कहिए, यथास्थिति कहिए, जो भी कह सकते हैं इसको आप। अब एक चीज और पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसके अंदर ना तो चयनित अभ्यर्थी जो हो चुके हैं, स्कूल अलॉटमेंट हो चुके, उनकी कोई गलती है, 1% की भी गलती नहीं है, वो भी इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं तो वो हकदार है। मैं उनको भी गलत नहीं कहना चाहूंगा जो याचिकाकर्ता है, जिन्होंने इसमें पिटीशन दायर कर रखी है इसके संबंध में। साथियों, आप लोग अगर अपने दिल पे हाथ रख के देखेंगे उन प्रश्नों को, 3 से 4 ऐसे प्रश्न अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे, हो सकता है कि इसकी वजह से आप अंदर आ गए हो या बाहर आ गए हो, मैं नहीं कहना चाहता, किसी भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचना जरूर, वो जो प्रश्न बोर्ड ने डिलीट किए हैं, वो जो बदले हैं, क्या वो गलत किया गया है, सही किया गया है? वो चीज जज साहब के नजरों में आ गई और जज साहब ने उस पर सवाल पूछ लिए। इसमें किसी की गलती है नहीं। अब बोर्ड के पास अगर जवाब था तो बोर्ड को जवाब देना चाहिए था, नहीं था तो स्टे कर दिया गया। अब ना तो इसमें याचिकाकर्ताओं ने स्टे मांगा है, न बोर्ड ने कुछ कहा था। बात ये पहुंची कि कुछ लोग कहेंगे पिटिशनर्स ने ही स्टे मांगा, तो साथ ही पिटिशनर ने तो मई जून के अंदर ये याचिका लगा दी थी। आज कितना टाइम बीत चुका है, स्टे कब के ले आते? स्टे लाना उनका मंसूबा नहीं था। स्टे बोर्ड की गलती की वजह से आया है। बोर्ड ने जिस प्रकार से रवैया अपनाया, जवाब नहीं दे पाए, इस वजह से जो एडवोकेट थे गवर्नमेंट के, उनसे सवाल जवाब किए गए, सवाल जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं थे तो स्टे कर दिया गया कि भी कुछ गलत हुआ है बच्चों के साथ, इस वजह से प्रोसेस फास्ट कर दी गई है, इस प्रोसेस को फास्ट करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए आप रोकिए। इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ बोर्ड की है, सिर्फ और सिर्फ जो एडवोकेट आए थे उनकी गलती है और किसी की भी नहीं है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है साथियों? देखिए, कोर्ट की प्रक्रियाएं है, कोर्ट के अंदर किसी नेता के किसी भी दबाव का काम नहीं आता है। वहां पे तथ्य, प्रूफ और जो आर्ग्यूमेंट काम करते हैं। अगर आपके पास वो है तो जरूर ही आप उसमें जीत सकते हैं। उस दिन माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जज साहब ने उनसे कहा था कि आप आने वाली सुनवाई के अंदर आप अपनी फाइल, बिल्कुल फाइल भी उनकी एक्यूरेट नहीं थी, जो पैरवी करवाते थे, फाइल भी ऐसे फेंक रखी उन्होंने, मतलब कौन सा पेज कहाँ होना चाहिए, कौन सा पेज कहाँ होना नहीं होना चाहिए, उनका कोई फाइल सेट नहीं कर रखी है। एक उच्च न्यायालय के अंदर पैरवी हो रही है, इतना हाईलाइट मुद्दा है, आप एक किसी के भविष्य से जुड़ी हुई पैरवी कर रहे हो और आप उसमें फाइल तक सेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में जज साहब क्या निर्णय देंगे, आप खुद सोचिए। इसलिए जज साहब ने स्टे किया था। अब बात यह है कि यथास्थिति कैसे हट सकती है, नियुक्ति प्रक्रिया कैसे संपन्न हो सकती है। बिल्कुल, काफी लोग जरूर इसमें संघर्ष कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति शेष है। ये चीज है कि जो यथास्थिति आई है उसको कैसे हटवाया जा सकता है, कैसे आगे प्रोसेस शुरू की जा सकती है। क्योंकि 21 तारीख को जो सुनवाई थी उसके बाद ऑटो जनरेटेड जो डेट मिली, हालांकि जज साहब के द्वारा कहा गया था कि फर्स्ट वीक होगा जनवरी का, लेकिन अंतिम वीक हो गया, आपके 24 जनवरी चली गई डेट। तो ये डेट कैसे नजदीक आ सकती है, क्या कुछ हो सकता है? साथियों, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका, इसके अंदर पिटिशनर या किसी भी एडवोकेट की गलती नहीं थी कि वो स्टे लेके आए। स्टे उन बोर्ड की गलती की वजह से आया है। गलती यही है कि उनकी ना तो फाइल सेट है, ना उनके पास तथ्य था, ना प्रूफ थे, ना जवाब था, किसी भी बात का ढंग से जवाब एक्सप्लेनेशन नहीं था। जज साहब संतुष्ट नहीं हुए तो स्टे कर दिया। अब सर्वप्रथम ये चीजें हैं कि नई सरकार बनी है, नई सरकार बनने की वजह से ये जो नियुक्तियां होती है, एजी, डबल एजी, जो एजी सारे जो होते हैं, ये राजनीतिक नियुक्तियां होती है। तो ये एक बार मंत्रिमंडल गठन हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन होने के उपरांत विभाग अलॉटमेंट होगी, उसके बाद एजी और डबल एजी की नियुक्तियां होगी। वो हो जाए तो बेहतर चीजें हैं, क्योंकि वो फिर सरकार की ओर से पैरवी करने वो जाएंगे। फिलहाल एजी और डबल एजी सरकार के है ही नहीं, तो पैरवी कौन करेगा? सबसे बड़ी बात है। अगर आप सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार की ओर से पैरवी करने जाएगा डबल एजी और एजी, वो वर्तमान में सरकार के है ही नहीं, तो वो एक बार नियुक्ति हो जाए, सबसे बेस्ट काम होगा कि वो आपके लिए पैरवी करने वहां पे जाए। बोर्ड के एडवोकेट भी जाना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारी चीजें कैसे क्या कुछ घटित हो चुका है। अब काफी लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और स्टे हटवाया जाए। प्रिय साथियों, जहां तक मैं पहले बात करता हूं पिटिशनर के एडवोकेट की, उन्होंने जरूर कोशिश की है, वो कह भी रहे हैं कि आज कल में लगभग आपके अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दायर कर दी जाएगी, जिससे जज साहब उस पर संज्ञान ले। लेकिन साथियों, प्रत्येक केस लगा है, हजारों केस लगे हैं माननीय उच्च न्यायालय में। हर कोई वकील चाहता है कि मेरी डेट 2 महीने से हटके 10 महीने, 10 दिन हो जाए, 10-15 दिन हो जाए, जल्दी सुनवाई हो। लेकिन ये जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो जल्दी सुनवाई के लिए इसको मेंशन करे या नहीं करे।
तो जब पिटिशनर का एडवोकेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो भी सकता है कि जज साहब इसको अर्ली हियरिंग के लिए भी ले और नहीं भी ले ले। लेकिन दूसरी बात करें बोर्ड की ओर से, तो बोर्ड के ओर से माननीय अध्यक्ष साहब के हलफनामे के साथ या फिर गवर्नमेंट के एडवोकेट जो बने नहीं है, अब वो कब बनते हैं, वो एक संशय के रूप में है, लेकिन फिर भी बोर्ड के एडवोकेट फिलहाल कोशिश कर सकते हैं कि वो अपनी ओर से, बोर्ड की ओर से अर्ली हियरिंग की भी याचिका लगाए, सॉरी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर वो लगाते हैं, यहाँ पे पिटिशनर वाले लगाते हैं और उधर बोर्ड वाले लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि जज साहब को लगेगा हाँ ये दोनों पक्ष चाहते हैं कि अर्ली हियरिंग हो, मैटर बहुत सीरियस है, तो वो जरूर इसको मेंशन कर सकते हैं अर्ली हियरिंग के अंदर। ये एक बात हो सकती है। हालांकि पिटिशनर वाले दायर करें उसमें 50-50 रहता है कि आ भी जाए और नहीं भी आ जाए, लेकिन बोर्ड भी कोशिश करे तो निश्चित रूप से आ सकता है कि हियरिंग हो सकती है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हियरिंग का नंबर भी आ जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि गवर्नमेंट की ओर से एजी और डबल एजी अब तक नियुक्त नहीं हुए हैं, तो हो सकता है आप गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे हैं कि आप भेजिए वकील को और वहां पे पैरवी करवा कर स्टे हटवाइए, तो जब गवर्नमेंट के खुद के एडवोकेट ही नहीं तो पैरवी करने जाएगा कौन वहां पे? दिक्कत यह सबसे बड़ी गवर्नमेंट के सामने है। अब स्टे कैसे हट सकता है? मानिए देखिए साथियों, स्टे हटना एक वकीलों का काम है, वकील वहां पे पैरवी करेंगे, लेकिन मेरी ओर से ये चीज मैं देखने, जहां तक मैंने इस चीज को समझा है, मैं ये जरूर कह सकता हूं इसके अंदर बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है, बोर्ड तो बड़ी कमी रही है कि अब तक उन्होंने इतना लंबा समय हो चुका है, कम से कम ढंग से फाइल दे देते, जो आपके पास प्रूफ है उस प्रूफों को पेश कर देते, आप उसमें आर्गुमेंट ढंग से कर देते, अगर नहीं है तो कम से कम गलती स्वीकार कर लेते, एक चीज करिए ताकि रास्ता साफ हो, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जैसे तैसे करके इस मामले को ढीला किया जा रहा है। वही चीज है, ढीले करने की वजह से स्टे आ चुका है। अब बोर्ड को एक तो रोड मैप मांगा गया है कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, कैसे हो सकता है, और जितने भी प्रश्न थे, हालांकि हालांकि पिटिशनर की ओर से 23 से 24 प्रश्न दायर किए गए थे, लेकिन 7 से 8 प्रश्न लगभग लास्ट बचे थे जिसपे पैरवी हुई थी उस दिन 21 तारीख, सॉरी 21 नहीं, जब आपकी 1 या 2 को जो सुनवाई हुई थी उसके अंदर 21 तारीख की सुनवाई हो भी नहीं पाई थी, ठीक है। तो उसके अंदर अब उन प्रश्नों में भी जज साहब ने कुछ प्रश्नों के लिए बोर्ड से जवाब मांगा था कि इस पे आप अपनी प्रूफ लेके आइए, जो प्रूफ देने पड़ेंगे, एक तो प्रूफ दे दे बोर्ड, ठीक है, और दूसरी बात है बोर्ड जो भी है आपका रोड मैप वो प्रस्तुत कर दे, जज साहब संतुष्ट हो जाएंगे, स्टे हटा देंगे। और ये भी हो सकता है कि वहां पे अध्यक्ष साहब चाहे तो, अगर वास्तव में उनका मंतव्य है इसकी प्रोसेस कंटिन्यू कराने का, तो वो हलफनामा दे सकते हैं, अपनी ओर से एफिडेविट दे सकते हैं वकील के मार्फत कि जिन बच्चों की नियुक्ति रह चुकी है उनको हम याचिका का अधीन नियुक्ति देने की हमें परमिशन दे दो, हम आगे जो भी रिजल्ट होगा कोर्ट की ओर से हम उसका अवमानना नहीं करेंगे, उसको मानेंगे, उसके अनुसार आगे प्रक्रिया करेंगे। तो कृपया आप कम से कम हमें अब फिलहाल के लिए जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए वेट करें उनको ज्वाइनिंग देने की, इस याचिका को अधीन नियुक्ति देने की हमें अनुमति दे दीजिए, तो बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बार उनकी लीगल राय लें, उनके वकील माने, वो अध्यक्ष साहब खुद इस पे करे कुछ कोशिश, तब चीजें हो सकती है, ऐसी चीजें होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन साथियों ये जरूर कह सकता हूं, जितने भी चयनित व्यक्ति है वेट कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग 101% होगी, किसी भी कंडीशन में उनकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, आज नहीं तो कल उनकी ज्वाइनिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है। अब दबाव आप भले सरकार पे बना रहे हो, सरकार जब एजी और डबल एजी नियुक्त कर देगी तो जरूर आपके लिए वो पैरवी करने को उनको भेजेंगे, ये पक्का है। लेकिन उससे पहले अगर अर्ली हियरिंग नंबर आ भी गया, तब तक एजी और डबल एजी नियुक्त नहीं हो तो आपके लिए वो पैरवी करने नहीं जाएंगे, बोर्ड का एडवोकेट जरूर आपकी पैरवी करने के लिए जा सकता है, इस बात के लिए मेरे को भी समझ में आ रहा है, ये चीज आपके साथ हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से वकील कोई भी उपस्थित नहीं हो सकता अगर अर्ली हियरिंग आती है और उसमें भी सरकार की ओर से डबल एजी और एजी नियुक्त नहीं होता है तो साथियों अब जो बच्चे हैं वो पहली कोशिश ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले बोर्ड को ये करिए कि बोर्ड के अध्यक्ष साहब और बोर्ड से ये जरूर मांग करें कि साहब कम से कम आप अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के अब बीच का रास्ता निकालने की जो भी हो, अगर बोर्ड कोर्ट ने आपसे रोड मैप मांगा है, आपसे प्रूफ मांगे, तो उसके लिए आप मजबूत पैरवी कर लीजिए, बिल्कुल जिस तरह से पैरवी चाहिए वैसी पैरवी करिए। अब तीसरा पहलू ये है साथियों, कुछ ऐसे व्यक्ति चयनित हो रखे हैं, वो उनको भी कई लोगों ने सलाह दी है कि क्या हम लोग हैं जो आप लोग जाइए बोर्ड कोर्ट के अंदर थर्ड पार्टी के रूप में कि हम इसमें प्रभावित हैं और हमारा पक्ष सुना जाए। बिल्कुल सही बात है, आप अपने वहां पे दायर कर सकते हैं, वकील खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा प्रिय साथियों, ये एक टाइम बर्बाद करने का बात है और कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूं आपको एक सपोज दैट, अगर आप वहां पे थर्ड पार्टी ग्रुप में गए, आपकी एप्लीकेशन आई, उस दिन स्वीकार कर लिया गई, डेट दी दी गई, एक तो डेट आपकी वो गई आगे,
स्टे हट रहा था, सुनवाई नहीं हो पाई, आपकी एप्लीकेशन स्वीकार करने के चक्कर में वो टाइम चला गया। अगली डेट आई, अब पिटिशनर के वकील अपना कर चुके हैं, पूरा पक्ष रख चुके हैं, बोर्ड का वकील पक्ष रखेगा, हो सकता है उस डेट के अंदर बोर्ड का वकील पक्ष रखे, वो डेट चली गई। अब आप भी उसके अंदर शामिल है, थर्ड पार्टी ग्रुप में, अगली डेट में आपको सुना जाएगा वापस, एक और डेट ने आपने खराब करवा दी। क्यों? क्योंकि आपका पक्ष सुनना है इसके अंदर। आपका पक्ष सुनना क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। पिटिशनर प्रभावित है, उन्होंने याचिका लगा रखी है, जवाब देने वाला बोर्ड है, काम तो उनका, आप तीसरे बीच में घुस रहे बिना मतलब के, समय खराब करने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी साहब हमें किसी ने कहा है कि हम जाएंगे तो जाइए। अगली डेट जो तीसरी डेट आई उसके अंदर आपने फिर अपना पक्ष रखा। तो जब साहब देखा कि ठीक है, आपने जो भी आपके वकील को 10-15 मिनट टाइम मिला, आपने समय रखा, वो डेट और चलेगी। इस चक्कर में हो सकता है कि लंबा समय और खिंच जाए आपके लिए। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, एसटीसी बीड विवाद जो आपने देखा था, उसके अंदर मेन पिटिशनर कौन थे? एसटीसी वाले थे। उसमें जवाब देने वाला कौन था? एनसीटी और वगैरह ये थे। बीड क्या थी? थर्ड पार्टी थी। अब उनका क्या था, बीच में ऐसे ही जा रहे थे कि हमें ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, लेकिन उनका सुन कौन रहा था? कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो केवल अपने आप से ही बताने चाह रहे थे हम हैं। क्यों भाई? कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसे हर बार होता है कि जो जवाब देने वाला है, जिसने वाद दायर किया है, तो काम तो दोनों का उनका है, वो करेंगे तब तो सेटल होगा मामला। आप तीसरे आके बीच में क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो सकता, उल्टा टाइम खराब होगा। तो मेरी ओर से सलाह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग वहां पे जाके थर्ड पार्टी ग्रुप में याचिका दायर करके अपना पक्ष रखें और स्टे हटवा देंगे, नहीं हो सकता ऐसा। आप किसी भी कंडीशन में स्टे नहीं हटा सकते। स्टे हटवाने का काम सिर्फ सिर्फ बोर्ड का है और किसी का नहीं है। आप अब यहाँ पे ये भी नहीं कि पिटिशनर एडवोकेट जाके स्टे वापस लेने की कोशिश करें, क्योंकि उनका भी ये काम नहीं है। ये काम है बोर्ड की ओर से जवाब रखना, उसमें पैरवी करना, तब जाके स्टे हटेगा, उसके पहले स्टे नहीं हट सकता। सीधी सी बात यह है। तो आप मेरी बातें समझ चुके होंगे कि अब जो मामला है वो पूरी तरह से जो निर्भर है बोर्ड के ऊपर है, कि बोर्ड जल्दी से जल्दी इसमें एक एप्लीकेशन लगा दे अर्ली हियरिंग की, अपने एडवोकेट को तैयार कर दे, जो जज साहब ने मांगा है वैसे सारी चीजें तैयार करके प्रस्तुत कर दे, तो निश्चित रूप से आगे आने वाली सुनवाई के अंदर आपका स्टे हट जाएगा। नहीं तो फिर टाइम और लग सकता है। मैं सीधी सी बात बताता रहूं। अगर अब बात करें पोस्टेड के लिए, अब साथियों ऐसी भी बातें निकल के आएगी, जैसे स्टे आ गया, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, प्रश्न बदलेंगे नहीं बदलेंगे। बस को देखिए, प्रश्न बदलना नहीं बदलना ये भविष्य गर्भ में है, जज साहब पे निर्भर करता है। कुछ भी नहीं कह सकते अपन कोर्ट के मामले के अंदर, कोई कुछ नहीं कह सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये माननीय न्यायाधीश के मूड पे निर्भर करता है, प्रूफ जो होते तथ्य होते हैं उन पर निर्भर करता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अपन उस पर कुछ भी नहीं कह सकते। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी डर के बेचारे, वो सोच रहे हैं कि फैसला अगर फेवर में आ जाता है उनकी याचिकाकर्ताओं के, क्या पता प्रश्न रिजल्ट रिवाइज करते हम बाहर हो गए तो। साथियों कोई बाहर नहीं होगा। जिन लोगों ने ज्वाइन कर ली, सपोज दैट अगर ऐसा होता है कि फैसला उनके फेवर में आ जाता है, पिटिशनर के और प्रश्न बदल जाते हैं, तो एक भी बच्चा बाहर नहीं होगा जिसने ज्वाइन कर ली है। कोई भी बच्चा एक भी बाहर नहीं होगा, आप चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लोग, कुछ लोग होते हैं पैसे कमाने वाले गैंग होती है, वो आपको डरा डरा के पैसे खा जाएंगे आपके, और कुछ नहीं है। तो इन चक्करों में आप बिल्कुल भी नहीं पड़िए। जिसने ज्वाइन कर ली है, रजिस्टर में जाकर साइन कर लिया, वो किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है। तो ये चीज क्लियर है। बाकी जो ज्वाइन करने वाले हैं, जिनका नंबर आ गया, उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। बस बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। सबसे बेस्ट तो मुझे ये लग रहा है, अब अगर बोर्ड चाहता है कि हम खतरनाक तरीके से भिड़ जाएंगे जाके, तो फिर ये हो सकता है कि थोड़ा और टाइम लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, सीधी सी बात है। बीच का रास्ता निकालने सबसे बेस्ट हो सकता है, जहां तक मैं स्थिति समझ रहा हूँ। बीच रास्ता मीन्स याचिका का दिन नियुक्ति हो जाए और बोर्ड इसमें चीजें समझे कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, तो बातें बन सकती है। बोर्ड आके टकरेगा, हो सकता है एक जगह टकर जाए, दूसरी जगह नहीं टकर सकता, फिर वहां पे गलती हो सकती है। मामला यह है कि यहाँ पे बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें तो बेहतर हो सकता है कि याचिका का दिन नियुक्ति हो जाए। बाकी मामला फिर क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है, क्योंकि नेता लोग होते हैं, आपको भड़काने वाले होते हैं लोग, भीड़ इकट्ठा करने वाले, वो आपको कैसे भी कुछ कर सकते हैं, वो आपके साथ कैसे भी खेल सकते हैं। उनका काम यही है, सीधी सी बात है। आपको रोज कहेंगे ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीजें होती नहीं है। कोर्ट के अंदर जो चीजें हो रही है, कोर्ट की जो प्रोसीजर होती है, वो वकील साहब को पता है, उसके अंदर जाने वाले को, समझने वाले को, उसके अंदर देखने वाले को समझ सकता है कि एक्चुअल में हो क्या सकता है। ठीक है, ये बातें हैं। अब यही है कि आप कोशिश कीजिए, बोर्ड के अध्यक्ष साहब से रिक्वेस्ट करिए कि आप एप्लीकेशन लगाइए और स्टे हटवाने के लिए या नियुक्ति करवाने के लिए बीच रास्ता निकलवाइए, कुछ भी करिए, लीगल राय लीजिए, जिससे कि हमारी नियुक्ति हो सके। कोर्ट कैसे भी करके हमें नियुक्ति दे, तो ये चीजें हो सकती है। आगे बोले प्रोविजनल सूची के लिए। साथियों अभी स्पोर्ट्स के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोविजनल सूची के अंदर थे, या फिर उनकी सूची ही नहीं आई है, तो उनकी जांच पेंडिंग में थी। ऐसे लोग भी बहुत
समय से इंतजार कर रहे हैं वो अदर जोन में हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए साथियों, बोर्ड की प्रोसेस पता नहीं कैसी है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, जैसे हजारों अभ्यर्थी आज रो रहे हैं, बहुत गंभीर स्थिति के अंदर जा चुके हैं। कई लोग जिनकी नियुक्ति बाकी है वो मानसिक रूप से पीड़ित है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नंबर अच्छे हैं लेकिन उनको लिस्ट में नाम नहीं आया, वो लोग परेशान हैं। कुछ ऐसे लोग हैं 1000 पोस्टें खाली रख दी हैं जिस वजह से लोग पॉइंटों से रह चुके हैं, उनका नंबर ही नहीं आया। काश अगर 1000 पोस्टें नहीं रखते खाली तो उनका नंबर आ जाता, तो वो मानसिक रूप से पीड़ित है। हजारों रूप से विभिन्न विभिन्न प्रकार से जो बोर्ड ने कमी नहीं छोड़ी है बच्चों को परेशान करने में, वो कम दिख रहा है आपको। तो वो लोग वेट कर रहे हैं। वो लोग साथी जितने भी प्रोविजनल सूची और रिक्त सूची यानी रिक्त यानी कि जो पोस्टें खाली रख दी गई थी प्रोविजनल के रूप में भी उनको बाद में मेरिट डाउन करके रिजल्ट रिवाइज करके है जो उसके बाद बच्चों को लिया जाएगा। तो वो पोस्टें भी खूब सारी खाली पड़ी, 1000 के पास में नॉन टीएसपी में खाली पड़ी, L1 के अंदर पर L2 के अंदर भी काफी पोस्टें खाली पड़ी है विभिन्न सब्जेक्ट वाइज। तो वो पोस्टें तब भरी जाएगी जब एक बार नियुक्ति हो जाए, स्टे हटेगा, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर आपकी प्रोविजनल सूचियां निकलेगी जो अभी भी शेष है, जो स्पोर्ट्स या जो भी है मेडिकल वगैरह वो निकलेगी। उसके बाद जैसे वो प्रोविजनल सूचियां फाइनल होगी उसके बाद आपकी रिक्त पदों की सूचियां निकलना शुरू होगी जो वैकेंट पोस्ट अब रह रही है। उससे पहले ये चीजें नहीं हो सकती, और ये चीजें तब होगी नियुक्ति के लिए फिर भी कर सकते हैं कि बीच का रास्ता निकाले, नियुक्ति तब भी हो सकती है। लेकिन रिक्त पदों की सूची निकालना, प्रोविजनल सूची निकालना, ये बीच के रास्ते से भी नहीं निकल सकती। इसके लिए तो सीधी सी बात है कि स्टे हटवाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ना ही बोर्ड इसके अंदर कुछ कर सकता है आगे। सीधी सी बात है, या तो फैसला हो, केस डिसाइड हो, या तो पिटिशनर जीत जाए तो भी ठीक है, या फिर कोर्ट पिटिशनर हार जाए बोर्ड जीत जाए तो भी ठीक है। एक कंडीशन ही होगी जब जाके ये चीजें आपके निकलना शुरू होगी, उससे पहले निकलना अब पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। अब बोर्ड करेगा भी नहीं, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं। अगर सपोज दैट बोर्ड चाहता है कि हम इनको नियुक्ति की रास्ता खोले तो वो जरूर बीच का रास्ता निकाल के हटवा सकते हैं और कैसे करके इनकी नियुक्ति हो जाए। तो साहब हम प्रोविजनल वाले रिक्त पद वाले वो कहां जाए? तो साथी उसके लिए बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा जब तक इसके अंदर फैसला नहीं हो। समझ गए मेरी बात को? केस डिसाइड होना बहुत जरूरी है, या तो पिटिशनर जीते या बोर्ड जीते, कोई भी जीते, केस डिसाइड होगा उसके बाद ही बोर्ड आगे का काम करेगा। उससे पहले मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बोर्ड रिक्त पदों की सूची के ऊपर काम नहीं करेगा, ना तो L2 के अंदर करेगा ना L1 के अंदर करेगा। L2 वाले विद्यार्थी कहते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, सर हमारा स्टे नहीं है, हमारा क्यों रोक के बैठे? आपका रोकने का कारण यह है कि बोर्ड को पता है कि L1 पे जो मामला वो रखा है तो इनमें क्या डिसीजन आता है, हम उसके अकॉर्डिंग आगे काम करेंगे। अब बोर्ड हारता है या जीतता है, पिटिशनर हारते हैं जीतते हैं, उसके ऊपर ही आगे का बोर्ड का प्रोसेस रहेगा। L1 के अंदर डिसीजन रहेगा, वैसा ही प्रोसेस अपनाने की कोशिश की जाएगी L2 के अंदर, ये मैं आपको विशेष रूप से कहता हूं। तो बात ऑल ओवर कहने का मेरा तात्पर्य है कि L1 के अंदर डिसीजन होने के बाद ही रिक्त पदों की सूची, प्रोविजनल सूची के ऊपर काम शुरू होगा। उससे पहले काम बोर्ड नहीं करेगा, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, किसी के अंदर काम नहीं किया जाएगा। आपको विभिन्न प्रकार की बातें करके गुमराह कर दिया जाएगा, आपको वापस भगा दिया जाएगा, उससे पहले काम नहीं होगा। तो ये चीजें चाहे L1 हो चाहे L2 हो, जिनकी प्रोविजनल सूची निकालना हो, रिक्त पद सूची निकालना हो, तब तक नहीं निकालेंगे जब तक L1 के अंदर डिसीजन नहीं होगा। और L1 के अंदर जो डिसीजन होगा वैसा ही वैसा काम आपके L2 में भी किया जाएगा। बाकी कुछ चीजें हैं अंदर की बातें, वो छोड़ो, आपको कोई मतलब नहीं चीजों से। फिर आती है वेटिंग सूची की बातें। साथियों वेटिंग तब आएगी ना जब आपकी प्रोविजनल सूची निकलना शुरू हो जाएगी, प्रोविजनल सूची कंप्लीट हो जाएगी। अगर तब बोर्ड चाहे तो डाटा मंगवा कर विभाग से कि जो अब तक जितनी नियुक्तियां हो गई हैं इतने पदों पर, इनमें कितनी नॉन जूनियर की पोस्टें खाली रही है, उन पे हम कम से कम वेटिंग निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर बोर्ड देखो अपनी अपनी चीज करने को तो कुछ भी हो सकता है, बोर्ड चाहे तो जब प्रोविजनल सूची रिक्त पदों वाली डाउन करके निकाले उसके साथ साथ जितने पड़े हैं आपके पोस्ट जिनकी नॉन जूनियर की पोस्ट है उसमें मेरिट डाउन करके भी मेरिट निकाल सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है, ऐसा नहीं कि इन पोस्टों को एक साथ कर दे भी, इनमें 1000 पोस्टें पड़ी है खाली आपके प्रोविजनल की, और इसमें जो भी जैसे 1000 2000 जो भी उनको काउंट करके एक साथ निकाल दे, ऐसा नहीं होता है। ये जो मूल पद है, मूल पदों की तो अलग मेरिट रिवाइज करके ही निकाली जाएगी ना, मेरिट रिजल्ट रिवाइज करके ही निकाला जाएगा, रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा जो आपका मूल पद है। साथियों जो मूल आप प्रोविजनल के अंदर देखो 1600 समथिंग कुछ हो चुके हैं, है ना, प्रोविजनल जो पद पड़े हैं लगभग 1000 के आसपास लगभग। और अभी स्पोर्ट्स और जो आपके कहते हैं कि मेडिकल वगैरह L1 की बात करें तो उसके अंदर अगर आपके टोटल सारा भर दिया जाए तो नॉन टीएस में लगभग 900 से 1000 पोस्टें इनको मिल जाएगी, 900 से 1000 पोस्टें इसके आसपास बच्चों को मिल जाएगी, पोस्टें जो खाली रह जाएगी, जिनमें
सिर्फ और सिर्फ मेरिट रिवाइज की जाएगी। क्या जाएगी? मेरिट रिवाइज की जाएगी, मेरिट रिवाइज की जाएगी। और रिवाइज होने के बाद ही ये रिजल्ट अलग बनेगा। ये तो रिजल्ट पूरा ही अलग बनेगा क्योंकि मूल पद है, ये भर्ती के मूल पद है, अब तक इन पे कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे अनुसार भाई काफी लोग अभी पूछते सर मेरिट हमारा नंबर आ जाएगा क्या, फलाना हो जाएगा क्या? सर इसके अंदर मेरा जहां तक मंतव्य है, जो मेरा मानना है कि इसमें जनरल वाले जो बच्चे, जनरल की जो मेरिट है वो लगभग ज्यादा नहीं टूटेगी, है ना, ज्यादा नहीं टूटेगी। 0.50 या इसके आसपास लगभग समथिंग टूट सकती है। इसके आसपास टूटेगी लगभग 0.60 या 50, 0.70 कर लो, इसके आसपास टूट के रह जाएगी इसकी आपकी जनरल की, क्योंकि ये कम टूटेगी इसके अंदर। ओबीसी लगभग आपके 1 नंबर के आसपास टूट जाएगी। पॉइंटों में हो सकता है कि 5 0 पॉइंट नीचे हो जाए, 90 हो जाए, या फिर 1 पॉइंट ऊपर हो जाए, लेकिन इसके आसपास ये टूटेगी आपकी ओबीसी की। मुझे लगता है कि ओबीसी की सीटें इसके अंदर ज्यादा रह सकती है। फिर विभिन्न कैटेगरियां जो आपके मान लीजिए कि 0.80, ठीक है, 0.80 से 1 नंबर तक विभिन्न कैटेगरी आपके टूटेगी। विभिन्न कैटेगरियां कुछ इसके आसपास नीचे हो सकती है, कुछ ऊपर हो सकती है, लेकिन कैटेगरी इसके आसपास लगभग टूटेगी। 1 नंबर मैक्सिमम रहेगा सबके लिए और 0.50 मिनिमम रहेगा। इसके बीच में लगभग सारी कैटेगरी टूटेगी आपकी जब रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा L1 का। वो 1 नंबर तक भी किसी किसी की टूट सकती है। तब टूटेगी जब आपकी मेरिट रिवाइज किया जाए, रिजल्ट रिवाइज किया जाए प्रोविजनल का, उससे पहले ये नहीं होगा। और ये तब होगा जब आपकी स्टेट आएगा, ये अलग रिजल्ट बनेगा। और वेटिंग की जो बात करें, फिलहाल की आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं, ठीक है, वेटिंग की बात करें, वेटिंग की बात करें, अगर अपन वेटिंग की बात करते हैं, वेटिंग के साथ ही बात करते हैं, तो लगभग L1 के अंदर लगभग माना जा रहा है कि 2300-2400 मतलब लगभग पोस्टें अभी नॉन ज्वाइनर की खाली रह रही है। ठीक है, 2300-2400 पोस्ट लगभग सुनने में आ रहा है कि इतनी पोस्टें हैं जो खाली रह रही है ज्वाइनर के अंदर, नॉन ज्वाइनर यानी कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ये वो नहीं बच्चे हैं जिनकी मतलब कहते हैं कि जो अभी बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, ज्वाइन करनी है, वो नहीं है, ये अलग है। ये वो लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी, उनमें से खाली रहेगी पोस्टें, तो इनमें आएगी वेटिंग। और वेटिंग में क्या होता है कि जिस कैटेगरी की पोस्टें खाली है उसी कैटेगरी से पोस्टें भरी जाएगी। तो इसमें अगर इतने पोस्टों में वेटिंग आती है, अभी तक आंकड़े आ चुके सामने, अभी एक बार फिर से जब रिवाइज आंकड़े मांगे जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत अंतर आए, कम ज्यादा होंगे तो बाद की बातें हैं। क्योंकि जो सूचनाएं मांगी गई थी एक बार जब ज्वाइनिंग करवानी थी, चुनाव आयोग ने मांगी थी, उस समय की सूचनाएं मांगी गई थी कि अब तक कितने बच्चे हैं जिनकी ज्वाइनिंग शेष है, कितने बच्चे जिनके ऑर्डर हो चुके ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कितने ऐसे जिनके अलॉटमेंट हो चुका है। वो सारी अलग अलग फॉर्मेट में डाटा मांगा गया था। तो उसमें डाटा निकल के आया कि जिन्होंने ऑर्डर होने के बाद ज्वाइन नहीं किया था पीओ स्कूल जाकर, वो लोग इतने थे। अगर अपॉन इतने भी पोस्टें अगर वेटिंग के अंदर L1 की मान दे तो बहुत अधिक संख्या में पोस्टें हैं। और ये अगर पोस्टें रोस्टर के अकॉर्डिंग बढ़ते तो साथ ये बड़ा अच्छा होता है कि इसमें सबसे ज्यादा तो कैटेगरी की पोस्ट मेरी टूटती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि जिस कैटेगरी की पोस्टें खाली उसके अंदर उसी की पोस्टों से भरी जाएगी, तो इसमें विभिन्न कैटेगरी टूटेगी। तो सबसे ज्यादा जो टूटेगी इसके अंदर वो टूटेगी जनरल की मेरिट। तो 95 तक ये मामला सेट होता है कि 195 तक है, पॉइंट कुछ ऊपर है। प्रोविजनल अगर आती है तो उसमें 195 मान लीजिए, इस पॉइंट नीचे कुछ पॉइंट माइनस कर दीजिए, यहाँ पे रह जाए 195 या 194.90 कर दो या 80 कर दो, यहाँ तक मेरिट पहुंच जाएगी आपकी। कौन सी? ये आपकी प्रोविजनल वाली। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद साथी अगर वेटिंग निकलती है, वेटिंग अगर 200 के आसपास पोस्टें अगर जनरल को मिलती है तो जनरल की मेरिट कम से कम है जो आपके 2 से 4 नंबर है, जो 2 मिनिमम मान रहा हूँ लेकिन 3 लगभग मान के चलिएगा आप लोग, 3 से 4 नंबर तक मेरिट है जो जनरल की सबसे ज्यादा डाउन होगी। ये आप ध्यान रखना आप लोग, जनरल की सबसे ज्यादा मेरिट डाउन होगी। उसके बाद जो डाउन होगी वो होगी ओबीसी की। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का नंबर आएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी हुआ। और दूसरी बात और आपको बताता हूँ मैं, रिजर्व कैटेगरी जितनी है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जितनी भी है रिजर्व कैटेगरी है इसके अंदर भी, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल वाली, उनका सबका सबसे ज्यादा टूटेगी, चाहे पीएच की कैटेगरी की हो, चाहे आपकी विडो डायवर्सी की हो। जितनी भी कैटेगरी है, विडो होगी, डायवर्सी होगी, पीएच की होगी, इनकी कम से कम 3-3, 4-4 नंबर तक मेरी टूटने की संभावना बनेगी। क्यों बनेगी? कारण इसका बताता हूं, इनकी डेंसिटी बहुत कम है। कि जिसकी मेरिट सबसे ज्यादा छलांग मार के ऊपर जाती है ना, उसका कारण ये होता है कि डेंसिटी नहीं है बाहर करने के लिए। वही बात है, सेम रूल वापस नीचे आने के लिए लगेगा। जिनकी डेंसिटी कम है उनको बच्चे ऊपर लेने के लिए भी नीचे जाना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा। तो वही चीज होगी, उनके अंदर डेंसिटी कम थी तो इन्होंने बहुत हाई मेरिट उठाई है। तो वही बात है, जब इनकी डेंसिटी नहीं है, जब इनके पोस्टें खाली रहेगी, इनको लेने के लिए वापस नीचे जाना पड़ेगा। तो ये होगा कि इनकी मेरिटें हॉरिजॉन्टल वालों की इनसे ज्यादा टूटेगी। ये जो कैटेगरिया है इनसे सबसे ज्यादा टूटेगी इनकी कैटेगरी की मेरिटें, ध्यान रखना आप लोग। 3 से 4 नंबर तक इनकी भी टूटेगी। बाकी रिजर्व कैटेगरिया है जो कोई टूटेगी 1 नंबर, कोई 2 नंबर, मिनिमम मतलब वेटिंग में है जो
ओबीसी, SC ST, MBC, EWS इनकी कम टूटेगी, मेरिट कम टूटेगी। 1 नंबर मान लो, पोस्ट थोड़ी ज्यादा मिलती है तो 1.5 नंबर है 100 नंबर तक, पहले नहीं होगा। ये मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, बाकी सभी कई कैटेगरी वाले पूछेंगे MBC सर बता दो, सर EWS की बताओ। बताना तो मेरे लिए आसान है, जबकि जब मेरे पास पोस्टों का कैलकुलेशन हो, पोस्टों का कैलकुलेशन नहीं है। प्रोविजनल के अंदर किस पोस्ट कितनी है किसी कैटेगरी की मुझे नहीं पता है, वेटिंग के अंदर किसको कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक्चुअल डाटा अभी तक नहीं है किसी के पास, सीधी सी बात ये। और जब तक एक्चुअल डाटा नहीं होता तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान नहीं होता है। मैं आपको मोटे रूप से कह चुका हूँ, प्रोविजनल के अंदर जनरल की सबसे कम टूटेगी, कैटेगरी की आपके 0.50 से लेकर 1 नंबर के अंदर अंदर आसपास टूट जाएगी, सभी कैटेगरी बता रहा हूँ मैं ना। अब आप ऐसे एस्टी मत पूछना अलग से, सर मेरे इतने हैं मेरे हो जाएगा। वेटिंग की बात करता हूं तो वेटिंग के अंदर सबसे ज्यादा टूटेगी जनरल के अंदर, 2 से 3 4 नंबर तक टूट जाएगी लगभग वेटिंग के अंदर, जनरल टूटेगी 2 नंबर तो आराम से टूटेगी, 2 से 3 नंबर आराम से टूटेगी। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वो भी यही बात है, सीधी सी बात है, 0.70-80 से लेकर 1 नंबर तक सभी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी टूटेगी, सीधी सी बात है। हो सकता है कि कोई एक आध कैटेगरी 0.10 ऊपर 1 ले जाए, मतलब 1.10 तक चली जाए, 1.20 तक चली जाए, तो यहाँ पे लगभग औसतन रेशियो बैठेगा सभी कैटेगरी का। अब प्रत्येक कैटेगरी का मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे पास कोई पोस्टों का आंकलन नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं प्रत्येक कैटेगरी के अंदर डीप में नहीं जा सकता कि इसकी वेटिंग कितनी टूटेगी, सीधी सी बात ये है। लेकिन साथियों, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, लेकिन ये तब आसान होगा कि सबसे पहले बोर्ड कोशिश करे, क्या कोशिश करे बोर्ड ये कोशिश करे कि कैसे भी करके स्टेट है इनकी ज्वाइनिंग हो फटाफट, और ज्वाइनिंग होने के बाद भी इनकी पोस्टें खाली रहेगी, ये भी एक वेटिंग के अंदर फायदा होगा बच्चों को। तो पहले सबसे पहले नियुक्ति होना बहुत आवश्यक है, इसके लिए आप दबाव बनाइए माननीय सरकार पर, माननीय बोर्ड पर, कि आप कैसे भी करके इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाकर हमारी नियुक्ति करवाइए, हमारी जो ज्वाइनिंग करवाइए। तो ये बोर्ड का काम है। जो रिक्त पद और वेटिंग वाले बच्चे हैं, फिलहाल मेरे को पता है वो सर्दी के अंदर, सर्दी बड़ी खतरनाक है, चाय घर पे पीते हुए रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सोए रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको लगता है कि इनकी नियुक्ति हो जाती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, इनके साथ कोशिश करिए तो बेटर है, नहीं तो इनके साथ या उसके बाद भी कोशिश करते रहिए आप लोग कि स्टे हटवाइए बोर्ड से, आप मांग करिए स्टे हटवा कर प्रोविजनल सूची और जो वेटिंग वाले हैं वो काम शुरू करिए। हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा साथियों, चाहे आप अधिकारियों से मिले, नेताओं से मिले, मंत्रियों से मिले, आपको प्रयास करना पड़ेगा कि इनकी प्रोसेस रुकी पड़ी अध्यापक भर्ती की नियुक्ति और वेटिंग सूची सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, आप कंप्लीट करवाने के लिए बोर्ड पर प्रेशर दीजिए, तब काम आप होगा। घर बैठे किसी का काम नहीं होगा, ये टाइम लेता जाएगा और फिर वापस लोकसभा के आचार संहिता आ जाएगा, फिर आप अटक जाएंगे वापस, जैसे इस प्रकार अटके थे अभी फिलहाल, तो वैसा काम फिर से आपके साथ होगा। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आप सारे लोग मिलकर प्रयास कीजिए, फटाफट जितने भी हो सके आपको कोशिश करनी चाहिए, तब जाके आपका काम ये हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि नियुक्ति वाले दौड़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम और थोड़ा खोटी हो जाएगा आपका, लेकिन तब होगा अगर नियुक्ति वाले दौड़ते हैं, नियुक्ति वाले ये कोशिश करवा ली कि भाई हमारा बीच का रास्ता निकलवा के हमारी ज्वाइनिंग करवा दीजिए, तो स्टे तो फिर भी रहेगा, आपकी मतलब आपके आगे की प्रोसेस नहीं करेगा बोर्ड। तो बात तो वही की वही है, जो प्रोविजनल वाले हैं, जो वेटिंग वाले हैं, उनका भी प्रोसेस नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश ही कीजिए कि बोर्ड से सरकार से और बोर्ड से मांग कीजिए कि कैसे भी करके इस प्रोसेस को शुरू करवाइए, जो भी हो इस डिसीजन जल्दी से जल्दी करवाइए, जो भी डिसीजन आए, चाहे याचिकाकर्ता के फेवर में आए, चाहे पिटीशन, चाहे आप बोर्ड के फेवर में आए, किसी के फेवर में आए, लेकिन फटाफट इसकी प्रोसेस शुरू कीजिए, जिससे इनकी नियुक्ति भी हो, प्रोविजनल सूची और रिक्त पदों की सूची भी निकलनी शुरू हो जाए। तो आपको जरूर दबाव बनाना पड़ेगा, अन्यथा कुछ काम नहीं होगा। और दबाव भी ये नहीं है कि आप लोग अलग वकील उतार दें, वकीलों से संपर्क कर दें, वकील तो पैसे खाने के होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे, हर किसी के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे खाने का काम करते हैं और कुछ उनका काम नहीं होता। आप चले जाओ साहब, हम पैसे देते हैं, आप स्टेट हटा दो, कोई स्टेट नहीं हटा सकता, किसी का बाप की औकात नहीं है कि स्टेट हटा दे इसके अंदर, सीधी सी बात है। बोर्ड कोशिश करेगा, सरकार कोशिश करेगी तो स्टेट जाएगा, और किसी से स्टेट हटने वाला नहीं, सीधी सी बात है। बस ये हो सकता है कि कोई अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके कोशिश इसके अंदर आप करिए, तभी आपको आगे फायदा मिल सकता है, इसके अंदर कुछ भी है नहीं। तो ऑल ओवर मैंने चीज़ें काफ़ी समझाने की कोशिश की है, कुछ बातें रह चुकी है, तो मैं जरूर आगे आने वाली वीडियो जो भी आएगा उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे क्या कुछ प्रोसेस रह सकती है। लेकिन साथियों, मेरा ये मानना है कि जो जहाँ तक प्रोसेस चल रही है उसके अंदर मैं किसी को गलत नहीं कह सकता, सिर्फ गलतियाँ गवर्नमेंट की ओर से, गलतियाँ बोर्ड की ओर से हुई है, जिस वजह से आज विभिन्न बेरोजगार परेशान, चाहे आप पिटिशनर की बात करें वो भी परेशान है, चाहे ये जो बच्चे हैं प्रोविजनल वाले, रिक्त पदों वाले, यथास्थिति वाले, ज्वाइनिंग वाले, सारे परेशान हैं। ये सारे परेशान कारण एक ही है कि गलतियाँ हुई है बहुत ज़्यादा। अब किसी किसी गलती नहीं है, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन गलती की गई है तो गलती को मानिए। अब कुछ ऐसे टीचर्स होंगे, कुछ ऐसे ज्ञाता लोग हैं, मुझे उसमें शर्म आती है उनको कहते हुए,
हज़ारों रुपए कोर्स बेचते हैं, आप पढ़ाते हैं आप बच्चों को विभिन्न विषयों को, साइकोलॉजी हो चाहे आप टीचिंग मेथड हर बच्चे को पढ़ाते हैं, और जब वो आंसर की निकालता है बोर्ड, आप उसमें अलग-अलग आंसर देते हैं, जब वापस बोर्ड आंसर की निकालता है, आंसर बदल देता है, तब आपको ये सोचना चाहिए कि काश हम बच्चों का साथ देते थे, हम इस बच्चों को बताते हैं कि इसके अंदर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन नहीं साहब। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ जितने भी इतने बड़े-बड़े कोचिंग वाले हैं, अब जितने भी बोर्ड ने प्रश्न माने हैं ना इसके अंदर, आप पढ़ाना बच्चों को वही, अगली बार आप कुछ और बच्चों को पढ़ा ना दो, और अब की अगली बार बोर्ड और कुछ ना मान ले, फिर आप फिर बच्चों को कहेंगे यार हमसे गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था ऐसे करता था बोर्ड। तो कम से कम अभी भी आप बोर्ड के पास जाके कंफर्म करके आइए, साहब हम बच्चों को कोचिंग कराने वाले हैं, अब हम आपके इसमें ये माने कि नहीं माने, हम बच्चों को ये पढ़ाए का पहले वाला पढ़ाए। क्यों? क्योंकि बच्चे तो फिर से वो पढ़ लेंगे, बच्चे तो जाके वहाँ आपने पढ़ाया वो कर देंगे, फिर बच्चों का धनी धोरी कौन? कोई नहीं, ऊपर वाला मालिक। आप तो अपना कमा लिए पैसे, बैच चला लिए, फिर आप उसमें शुद्ध भी नहीं करेंगे कि आगे से इसमें हम ये पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड ने ये माना है, वो भी नहीं करेंगे। हम तो वही पढ़ेंगे जो पहले पढ़ा रहे थे। तो साहब वो पढ़ाने का क्या मतलब, जो बोर्ड मान ही नहीं रहा है, बोर्ड तो कह रहा है इसके अंदर ये होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो वो चीज़ें भी आप सही कीजिए। जितने भी टीचर्स हैं, जितने कोचिंग संचालक हैं, जितने बहुत बड़े बड़े आप मोटिवेशनल स्पीकर बन के घूम रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। बच्चों को एक प्रश्न गलत हो जाता है, बच्चे बाहर हो जाते हैं, और आप लोग उसमें साथ नहीं आते, तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर होने का क्या मतलब, क्या फायदा? कोई मतलब ही नहीं है। आप पढ़ा देते हैं जो मन में आता है वो, और निकलता है वो गलत। आप खुद आंसर की तैयारी नहीं कर पाते, आप किस बात के ज्ञाता हो गए, किस बात की किताब, किस बात की बुकें और किताबें छाप के बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। घर बैठ के कम से कम कंफर्म कीजिए, आरपीएससी और आरएसएस भी जाइए और तय करके आइए उस प्रश्नों को उत्तर क्या होना चाहिए, और हम बच्चों को आगे पढ़ाए क्या। कम से कम आने वाले बच्चों का तो भविष्य खराब नहीं हो, कम से कम वो तो बच्चे नहीं दर दर की ठोकरें खाएं जैसे ये बच्चे भुगत रहे हैं आज। आप खुद देखेंगे, आपको शर्म आएगी कि बोर्ड ने कैसे कैसे प्रश्न मान रखे हैं। तो ये सच है। अब कुछ लोगों को बुरा लग जाए, सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, सर बोले कि ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, प्रोविजनल। मैं बोल रहा हूँ कब से कि आप दबाव बनाइए, प्रयास कीजिए कि कैसे करके यथास्थिति स्टे हटे, वो कैसे हट सकता है, कैसे बीच का रास्ता निकल सकता है, वो सारी चीज मैंने स्पष्ट करी है, समझाइए आपको वैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बता दी मैंने आपको। लेकिन ये भी तो बात है ना, ये भी बच्चे परेशान है, मेरे पास आए हैं, रोके गए, मैं बता रहा हूँ आपको, और मैंने खुद प्रश्न देखता हूँ, मैं खुद में एविडेंस देखता हूँ, तो मुझे खुद शर्म आती है कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बताइए। लेकिन चीजें ये है कि कोई कुछ करने को तैयार है नहीं। तो सबको लगता है कि मेरा काम हो गया तो बात खत्म, छोड़ दो इनको, कोई मतलब नहीं है। सबको ये लगता है कि मेरा काम हो गया तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या मतलब इससे। लेकिन साहब ये भी तो है ना कि उन्होंने मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, वो मेरिट से 10 नंबर ऊपर थे नीचे, लेकिन बाहर हो गए किसी कारणवश से। कारण क्या था? गलती से प्रश्न डिलीट किए गए। मैं ये नहीं कहता कि जो प्रश्न बदले हैं वो सारे गलत बदले, नहीं, बिल्कुल बोर्ड ने जो किया है बिल्कुल सही किया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे बदले हैं जो बिल्कुल गलत बदले गए, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। चलिए, और भी प्रश्न होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप गलत दिशा में प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट सब करेगी, गवर्नमेंट की ओर से आप ये करवा सकते हैं कि गवर्नमेंट फिलहाल बोर्ड के ऊपर दबाव दे सकती है कि बोर्ड वालों को कहें कि साहब आप अपने प्रूफ जो हैं उसको तैयार कर लीजिए, आप जो रोड मैप का बोला गया है उसके बारे में बात कीजिए, कम से कम आप अर्जेंट हियरिंग की अपील लगा के अपना वकील तो भेजिए, वहां पे जाके वकील जज साहब से रिक्वेस्ट करे कि साहब यथास्थिति का आदेश हटवाने की अनुमति दो, साहब हमें याचिका का अधीन नियुक्ति के आदेश दो, वो उनका वकील कर सकता है। आप ये बोर्ड कोर्ट से करवा, गवर्नमेंट से करवाइए। आप कहते हैं गवर्नमेंट हमारा वकील भेजिए, गवर्नमेंट क्या कहेगी, साहब जैसे ही हमारा एजीओ डबल एजी नियुक्त हो जाएगा हम भेज देंगे, तो उनका नियुक्ति नहीं है, वो कब होगा वो किसी को भी नहीं पता है। तो जब तक ये नहीं नियुक्त होंगे तब तक उनका वकील, गवर्नमेंट का वकील तो जा नहीं सकता, बोर्ड का वकील जरूर जा सकता है। सीधी सी बात ये है साथियों। तो आप प्रयास कीजिए। बाकी पिटिशनर की ओर से मुझे नहीं लगता, मैंने भी शुरू में कहा था, और मुझे भी लगता कि उन्होंने कभी स्टे लेने की कोशिश की थी, और आज भी नहीं चाहते कि स्टे रहे, उनको भी नुकसान है इससे। मुझे भी दिखता है कि स्टे से पिटिशनर को भी नुकसान है। कारण ये कि अगर वो क्लियर होते देती है प्रोविजनल और ये क्लियर होते देती है तो उनको फायदा हो जाता है, उससे वेटिंग मेरिट डाउन होती है, उनको और नजदीक आने का चांस मिलता है, तो वो उनके लिए फायदा है, उनको भी नुकसान नहीं है इससे। लेकिन स्टे से नुकसान नियुक्ति वालों को भी है, स्टे से नुकसान याचिका वालों को भी है, दोनों को भी है। किसी को फायदा इसमें नहीं हो रहा है, सीधी सी बात ये है। आप सोचते हैं कि पिटिशनर को फायदा हो जाएगा, फायदा इसमें इनको भी नहीं है, लेकिन ये इनकी गलती नहीं है, गलती उनकी भी नहीं, गलती वहां पे हुई कि उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया बोर्ड की ओर से, तो जज साहब ने स्टे कर दिया, सीधी सी बात है। अब स्टे तब हटेगा जब आप अर्ली हियरिंग की अपील लगाएंगे। हालांकि इनके पिटिशनर की ओर से याचिका लग चुकी है, लग भी जाएगी, एप्लीकेशन लगी, उसमें इतना नहीं रहेगा, लेकिन बोर्ड अगर कोशिश करता है, गवर्नमेंट कोशिश करता है, जरूर इसमें आपकी अर्ली हियरिंग जल्दी हो सकती है। इससे अलावा चांस बहुत कम रहेंगे कि आपकी हियरिंग हो पाए। और अगली हियरिंग मुझे लगता है कि आपको गणेश राम मीणा जी के बैच में ही होगी, वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये अच्छी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि अनूप दंड जी माननीय न्यायाधीश की अगर सुनवाई में हो, तो साथ ही उनके अंदर अगर बैच में चली गई आपकी फाइल, तो टाइम और जाएगा। क्यों जाएगा? कि वो इस मुद्दे को वापस सुनेंगे, समझेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ था,
लेकिन गणेश राम जी जो थे आपके, तो उन्होंने इस चीज को समझ रखा पहले से, उन्होंने सुन रखा है, तो वो केवल अंतिम कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि मुझे इसमें क्या करना है। तो उनमें कम टाइम लगेगा, उनकी बैच में फैसला जाता है, आपका केस जाता है तो आपका टाइम बहुत मिनिमम लगेगा, वो सीधा फैसला ही करेंगे। लेकिन अदर किसी का जाता है तो फिर आपका टाइम और लगेगा, ये बात सीधी सी है। ठीक है, चलिए साथियों, और मैं पुनः कहता हूं, आप किसी भी चीज को अदर वे में मत लीजिए, जो चीजें है वो मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि कोई गलत है सही है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि गलती बोर्ड के द्वारा ही हुई है, जिसकी वजह से भुगतान बेरोजगार कर रहे हैं, चाहे वो यथास्थिति वाले हो, चाहे ज्वाइनिंग वाले हो, चाहे प्रोविजनल वाले हो, चाहे वेटिंग वाले हो, चाहे वो बच्चे जो पिटिशन लगा के बैठे हैं, हर किसी के साथ गलत इस वजह से हो रहा है। और किसी की गलती नहीं साहब, आपने पढ़ाई की थी, आपने नंबर लेके आए, और नंबर लेके भी आए, मेरिट जारी है 195, बच्चे के नंबर है 205, लेकिन जैसे ही बदलाव होता है वो बच्चा जाता है 190 पे। गलती उसकी कहाँ है? कहीं गलती नहीं है साहब, परसेंट गलती से बदल दिए गए, तो अब क्या कर सकता है वो। अब ये भी है ना कि साथियों, ये भी है ना कि एक मेरिट गई 195, जिसके एक के नंबर आ गए 196, उसका हो गया सिलेक्शन, उसने तो की मेहनत, क्या उसने तो की मेहनत, लेकिन एक के नंबर आ गए 194, मेरिट के 195, उसने तो पढ़ाई की नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई की नहीं, क्योंकि वो सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ तो उसने पढ़ाई की नहीं। अरे दुनिया को कौन समझाए, वो 194 अगर कैसे लेके आया, अगर उसने पढ़ाई नहीं की, वो पढ़ा नहीं था, तो 194 नंबर वो कैसे लेके आ गया। लेकिन सफलता होती है तो सबको लगता है कि वो पढ़ा हुआ है, असफल हो गया तो लोग यही कहेंगे रोल पड़े फिरतो पढ़तो होतो को नहीं, जदे हमें नंबर आयो को नहीं। सीधी सी बात ये है। चलिए साथियों, और कुछ भी जो भी होगा, अब मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, जरा लगातार आपको सूचनाएं जो भी बातें होंगी आपसे करता रहूंगा, और नई भर्ती को लेकर क्या कुछ रोड मैप आगे सरकार का हो सकता है, 2 पेपर 1 पेपर कब तक हो सकती है, उसके बारे में जल्द वीडियो आएगा इस चैनल के अंदर। ठीक है, वो भी मैं लेके आऊंगा, वो भी आपको सूचनाएं पूरी दूंगा इसके ऊपर। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा, जितने भी ये करता है, जो वेटिंग इंतजार कर रहे हैं, जो प्रोविजनल इंतजार कर रहे हैं, साथियों पढ़ते रहना, आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आप पढ़ाई से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि भविष्य के गर्त के अंदर सारी चीजें पढ़ी है, कुछ भी हो सकता है, तो आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, चाहे आप पिटिशनर है चाहे कोई भी हो, पढ़ते रहिए, और आगे निरंतर आप अध्ययन में ध्यान देते रहिए, या अध्ययन आपका काम आएगा, आपको नौकरी लगती भी है तो आप किसी अदर वैकेंसी की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर की तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो नौकरी लग भी गई तो फिर इसी के अंदर रह सकते हैं। आप पढ़ाई बिल्कुल भी छोड़िए मत मेरे साथियों। ठीक है साथियों, और कोई भी सूचना होगी मैं जरूर दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते साथियों।